हेलो एवरीवन। आज सीबीई की वर्कशीट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपकी 4 सब्जेक्ट्स में है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। मैथ्स और ईवीएस की वर्कशीट आपको बाइलिंगुअल गिवन है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में गिवन है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसे हिंदी में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखना है। कक्षा आपको ऑलरेडी गिवन है। अनुभाग में आपको अपना सेक्शन लिखना है और अनुक्रमांक में आपको अपनी क्लास का रोल नंबर लिख देना है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। आपको नीचे यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और इसी में आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर दिए हुए होते हैं। गिवन है, एक गांव में 2 किसान भाई रहते थे। वे खेत में धान उगाते थे। एक साल उनके खेत में धान की फसल के बीच एक गौरैया युगल ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद मादा गौरैया ने 2 अंडे दिए और उनके फूटने का उत्सुकता से इंतजार करने लगी। जल्दी ही उनके अंडों में से 2 नन्ही गौरैया निकल आईं। नर और मादा गौरैया दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे। इस बीच धान की फसल खड़ी हो गई। रोज दोनों भाई खेत पर आते और फसल में पानी लगाते। धान अच्छे से उग सके इसके लिए वे आसपास में झाड़ झंखाड़ को भी हटाते रहते। जल्दी ही धान की फसल काटने के लिए तैयार हो गई। यह देख मादा गौरैया ने नर गौरैया से कहा, जल्दी ही चावल के लिए धान को काट दिया जाएगा, इससे हमारा घोंसला नष्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे बच्चे उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हम क्या करेंगे? वे समस्या के समाधान के लिए अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगे। अंत में फसल कटने से पहले वे अपने बच्चों को लेकर उड़ गए। तो ये था आपका पैसेज, और ये पैसेज आपका लिया है हिंदी कहानी हिंदी कविता.com से। इसी से रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके 4 ऑप्शन आपको गिवन है, और आपके हिसाब से जो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार गौरैया ने अंडे कहाँ दिए थे? खेत में, मकान में, घोंसले में या दुकान में? आपके पैसेज में आपको दिया है, उनके खेत में धान की फसल के बीच एक गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन क को सर्किल कर देंगे। प्रश्न 2 दिया है, गौरैया ने अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या किया? ऑप्शन 1 है, अपने बच्चों को डरना सिखाया, अपने बच्चों को लड़ना सिखाया, अपने बच्चों को उड़ना सिखाया या अपने बच्चों को सोना सिखाया। तो जब आप पैसेज पढ़ रहे थे तो आपको पैसेज में ही गिवन था, समस्या के समाधान के लिए उड़ना सिखाने लगे। आपके सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ग करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन ग को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार गौरैया की खुशी का ठिकाना क्यों नहीं रहा? ऑप्शन 1 है, फसल को देखकर, किसान को देखकर, अपने बच्चों को देखकर या झाड़ झंकाड़ को देखकर। तो जब आप पैसेज पढ़ रहे थे तो आपके पैसेज में ही गिवन था कि जब मादा गौरैया ने 2 अंडे दिए और उनके फूटने का उत्सुकता से इंतजार करने लगी, जल्दी ही उनके अंडों में से 2 नन्ही गौरैया निकल आई। नर और मादा गौरैया दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी कि अपने बच्चों को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो प्रश्न 3 का ऑप्शन ग करेक्ट हो जाता है। आप ग को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल किससे बनता है? गेहूं से, बाजरा से, मक्का से या धान से? धान से ही क्या निकल रहे हैं? चावल। तो इस हिसाब से आपके फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन घ करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन घ को सर्किल कर देंगे। चलते हैं हम अपनी अगली शीट पर। ये शीट है आपकी इंग्लिश की। इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले स्टूडेंट नेम में अपना नेम लिखना है। क्लास आपको ऑलरेडी गिवन है। सेक्शन में आपको अपना सेक्शन लिख देना है और रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। यहाँ इन्होंने बोला है रीड द एडवर्टाइजमेंट। आपको ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है गिवन बिलो, जो आपके नीचे दिया हुआ है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो इसको फॉलो करते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये किसके बारे में है? क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप के बारे में, जिसको कंडक्ट करा रही हैं बाय प्रियंका अग्रवाल। और दिया हुआ है अनलॉक योर इमेजिनेशन। आप अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पनाशीलता को अनलॉक करिए
ज्वाइन आवर 10 डे वर्कशॉप टू लर्न न्यू राइटिंग स्किल्स। इनकी 10 डेज यानी 10 दिनों की वर्कशॉप है, इसको ज्वाइन करिए। किस लिए? आप अपनी न्यू राइटिंग स्किल्स के लिए इसे ज्वाइन कर लिए। एंड इम्प्रूव योर स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, और अपनी स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने की टेक्निक को और इम्प्रूव यानी उसमें और सुधार कर लीजिए। वी स्टार्ट ऑन अक्टूबर 2024। 20 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग क्या है इसकी? तो मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 3 to 5 PM। सेव योर स्पॉट, और इसका वेन्यू यानी कि ये कहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही है? तो कंडक्ट कराई जा रही है आपकी सनराइज लर्निंग सेंटर, इमेजिनेशन एवेन्यू, ड्रीम लैंड। और ये आपको पिन नंबर भी दिया हुआ है 00012। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ऑन विच डेट डज द वर्कशॉप स्टार्ट। किस डेट पर वर्कशॉप स्टार्ट होगी? अक्टूबर 10 को, अक्टूबर 15 को, अक्टूबर 20 को, या अक्टूबर 25 को? तो जो आप एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे थे इसमें आपको गिवन था वी स्टार्ट ऑन अक्टूबर 20। तो इस हिसाब से आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप सी को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द वर्कशॉप। इस वर्कशॉप का मेन पर्पज यानी मेन उद्देश्य क्या है? टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा सीखना। टू लर्न मैथमेटिकल स्किल्स, आप गणितीय स्किल्स को सीखना। नेक्स्ट है टू प्ले स्पोर्ट्स, आप खेल खेलना सीखोगे। या फिर है टू लर्न न्यू राइटिंग स्किल्स। आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें आपको क्लियरली एक लाइन मेंशन करी गई है, टू लर्न न्यू राइटिंग स्किल्स, यानी लेखन कला में नए कौशल सीखने के लिए आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। इस हिसाब से आपके सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन डी को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ स्टूडेंट वांट टू अटेंड एवरी सेशन ऑफ द वर्कशॉप। अगर किसी स्टूडेंट को हर एक सेशन अटेंड करना है इस वर्कशॉप का, हाउ मेनी आवर्स विल ही स्पेंड एट द वर्कशॉप ओवर द 10 डेज। तो इन्होंने बोला हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे वो बिता देगा वर्कशॉप में अगर वो 10 दिन तक लगातार हर एक सेशन को लेता है। यहाँ पर आपको गिवन है वर्कशॉप कब से कब तक है, तो 3 to 5 PM है, यानी कितने आवर चलेगी? 2 आवर चलेगी। लड़के को जो ज्वाइन करनी है सेशन वो 10 डेज तक ज्वाइन करना है, तो 2 आवर्स फॉर 10 डेज, यानी कि टोटल कितने आवर्स हो गए? आपके टोटल आवर्स हो गए 20 आवर्स। इस हिसाब से थर्ड का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप सी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं अपनी अगली शीट पर। ये शीट आपकी मैथ्स में गिवन है और ये आपको इंग्लिश में गिवन है। इसे सॉल्व करने के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स नेम में अपना नेम लिख देना है, क्लास आपको ऑलरेडी गिवन है, सेक्शन में आपको अपना सेक्शन लिख देना है और रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। यहाँ इन्होंने बताया है एक्टिविटी डेकोरेटिंग अ कार्डबोर्ड, एक गत्ते के टुकड़े को सजाना। और कैसे सजाना है? तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, आस्क स्टूडेंट्स टू ब्रिंग अ कार्डबोर्ड इन एनी ज्योमेट्रिकल शेप। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, यानी आपने शेप्स पढ़ रखे हैं ज्योमेट्री में 2D शेप्स, आपका सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल, स्टार, आपने ये सारे शेप्स पढ़ रखे हैं। तो इन्हीं में से किसी एक शेप का आपको क्या लेके आना है? आपको एक कार्डबोर्ड लेकर आना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया है, स्टूडेंट्स विल कवर द कार्डबोर्ड, स्टूडेंट इस कार्डबोर्ड को कवर कर देंगे यानी भर देंगे पूरा, बाय पेस्टिंग, इस पे चिपकाएंगे, यूनिट स्क्वायर्स ऑफ 2 कलर्स। आपको क्या करना है, 2 कलर यानी 2 अलग अलग रंगों के स्क्वायर्स ले लेने हैं और उन्हें इस पर पेस्ट कर देना है। नो 2 स्क्वायर्स विल ओवरलैप, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो 2 स्क्वायर्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप ना कर जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर ना रहे। एंड नो स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन एनी 2 स्क्वायर्स, और किन्हीं भी 2 स्क्वायर्स के बीच आपका कोई स्पेस यानी कोई खाली जगह छूटे भी नहीं। नेक्स्ट आपको दिया है यूनिट स्क्वायर्स। तो यूनिट स्क्वायर क्या होता है? यूनिट स्क्वायर आपका वो स्क्वायर होता है हुज ईच साइड इज, जिसकी हर एक साइड यानी हर एक किनारा आपका कितना होता है? 1 यूनिट में होता है। या तो आपका वो 1 मिलीमीटर का होगा, या आपका 1 सेंटीमीटर का होगा, या तो आपका 1 मीटर का होगा, या आपका 1 किलोमीटर का होगा। यानी आप जिस किसी भी यूनिट में उसको मेजर कर रहे हो तो वो आपका 1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, आपके जितने स्क्वायर्स उस कार्डबोर्ड को कवर कर लेते हैं उनका टोटल नंबर पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, जो आपने कार्डबोर्ड में चिपकाए हैं, इज द एरिया, ये क्या कहलाएगा? ये आपका एरिया कहलाएगा, ऑफ द कार्डबोर्ड प्रोवाइडेड दैट नो पोर्शन इज लेफ्ट अनकवर्ड। वही आपके कार्डबोर्ड का एरिया कहलाएगा जिसमें कि आपका कोई भी पोर्शन यानी कोई भी खाली जगह नहीं छोटी होगी।
नीचे गिवन है एरिया इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर सेंटीमीटर्स, स्क्वायर मीटर्स और स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर आपने लेंथ को सेंटीमीटर में लिया है तो एरिया आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने लेंथ को मीटर में लिया है तो एरिया आएगा आपका स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। अगर लेंथ को आपने किलोमीटर में लिया है तो आपका एरिया आएगा किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट विल मेजर द साइड्स ऑफ द कार्डबोर्ड। स्टूडेंट्स को क्या करना है, साइड्स को मेजर करना है, कार्डबोर्ड के किनारे नापने हैं विद स्केल, एक पटरी की सहायता से, एंड कैलकुलेट, और कैलकुलेट करना है द लेंथ ऑफ द लेस रिबन टेप रिक्वायर्ड टू पेस्ट अलॉन्ग इट्स बाउंड्री। यानी कि आपका जो ये कार्डबोर्ड का पीस है इसके अलॉन्ग आपने जो भी टेप रिबन ये सब लगा रखा है इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट दिया है दे विल पेस्ट, वो क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे यानी चिपका देंगे लेस को, रिबन को या टेप को अराउंड द कार्डबोर्ड। आपको एक कार्डबोर्ड ऐसा लेना है, उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, इसे चिपका देना है। द टोटल लेंथ ऑफ द लेस रिबन टेप इज द पेरीमीटर ऑफ द कार्डबोर्ड। ये जो आपने चारों तरफ से इसको कवर कर दिया है यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका पेरीमीटर कहलाएगा। अब नेक्स्ट इन्होंने बताया है पेरीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। पेरीमीटर को हम एक्सप्रेस किस में कहते हैं, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में या किलोमीटर्स में। पेरीमीटर इज जस्ट रो साइड्स हैं, इनको जब आप ऐड कर दोगे तो जो आपका सम आएगा वही आपका पेरीमीटर कहलाता है। इसी के बेसिस पर आपको यहाँ नीचे क्वेश्चन करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप गिवन बिलो। आपको यहाँ नीचे इन्होंने एक ये शेप दिया है और आपसे बोला है कि इसका हमें पेरीमीटर बताइए। तो अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो कि मीटर निकालना होता है तो हम क्या करते, उसकी एजेस पर आप अपना लेस, रिबन, इन सबको क्या करते हो, इन सबको पेस्ट कर देते हो। तो जितनी लेंथ इस लेस या रिबन की कवर करने के बाद आती है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। और यहाँ पर आपको इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी कि इस वाली लेंथ में 5 सेंटीमीटर का रिबन लगेगा, देन 3 सेंटीमीटर का रिबन लगेगा, देन 3 सेंटीमीटर का रिबन लगेगा और देन ये 3 सेंटीमीटर का लगेगा। तो आप क्या करोगे, 5, 3, 3 और 3 को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। इनको जोड़ने पे क्या आपका 11 आएगा, नहीं। आपका 12 आएगा, नहीं। क्या आपका 13 सेंटीमीटर आएगा, नहीं। क्या आपका 15 सेंटीमीटर आएगा, यस। तो इस हिसाब से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन डी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज द लार्जेस्ट एरिया। इनमें से कौन से फिगर का एरिया आपको लार्जेस्ट दिख रहा है, यानी सबसे बड़ा एरिया दिख रहा है, प्रोवाइडेड दैट ईच स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 यूनिट। आपको ये बताया जा रहा है इसमें जितने भी स्क्वायर्स का यूज हुआ है ये सब आपके 1 यूनिट के, यानी कि ये भी आपका 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो अगर ये सारे 1 यूनिट के हैं तो ये टोटल कितनी यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये और ये सारे 1 है। तो ये टोटल स्क्वायर्स आपके 6 है, यानी कि इसका एरिया आपका 6 यूनिट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें आपके 3 स्क्वायर दिए हुए हैं, यानी कि इसका एरिया आपका 3 यूनिट स्क्वायर हो गया। और इसमें आपको कितने गिवन हैं, इसमें आपको 5 गिवन है, तो इसका एरिया आपका 5 यूनिट स्क्वायर हो गया। यानी इन चारों में सबसे बड़ा एरिया किसका हो गया, बी का हो गया, क्योंकि इसका एरिया कितना है, 6 यूनिट स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं हम अपनी अगली शीट पर, जो कि आप आज की है बट ये आपको हिंदी में गिवन है। इसे सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा आपकी ऑलरेडी गिवन है, अनुभाग में आपको अपना सेक्शन लिखना है और अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर भी इन्होंने आपको एक एक्टिविटी बताई हुई है, कार्डबोर्ड को सजाना। इसके लिए आपको क्या करना है, विद्यार्थियों से किसी भी ज्यामितीय आकार का एक कार्डबोर्ड लाने के लिए कहिए। किसी भी ज्यामितीय आकार का, यानी कि ये आपका वर्ग हो सकता है, ये आपका वृत्त हो सकता है, आयत हो सकता है, समलंब हो सकता है, कोई भी आपका शेप का एक कार्डबोर्ड हो सकता है। सेकंड बोल रहा है छात्र कार्डबोर्ड पर इकाई वर्ग 2 रंगों के चिपकाएंगे, कोई भी वर्ग एक दूसरे को ढके नहीं और किन्हीं 2 वर्गों के बीच में जगह ना छूटे। यानी आपको 2 डिफरेंट कलर के पेपर से स्क्वायर कट करने हैं और इसको चिपका देना है इसी कार्डबोर्ड पर। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी जो 2 वर्ग हैं वो ना तो एक दूसरे को ढकें और ना एक दूसरे के बीच में कोई खाली जगह छूटे। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है, आपको यहाँ पर एक इन्होंने टर्म दिया ना, इकाई वर्ग। तो यहाँ पर ये आपको इकाई वर्ग की डेफिनेशन बता रहे हैं कि इकाई वर्ग वे वर्ग होते हैं जिनकी प्रत्येक भुजा 1 इकाई की होती है।
एक इकाई होने का मतलब अगर लंबाई नाप रहे हो तो वो या तो 1 सेंटीमीटर होगी या 1 मिलीमीटर होगी, 1 किलोमीटर होगी या 1 मीटर की होगी। थर्ड पॉइंट दिया है कीबोर्ड पर चिपकाए गए वर्गों की कुल संख्या कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल है। आपको कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है तो आपने जितने वर्ग चिपका दिए हैं उस पर वही उस संख्या उस कार्डबोर्ड का आपका क्षेत्रफल है। कार्डबोर्ड का कोई क्षेत्र खाली नहीं है, ये आपकी शर्त है। अगर आपने खाली क्षेत्र छोड़ दिया मतलब वो एरिया आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है क्षेत्रफल को इकाई वर्गों में व्यक्त किया जाता है। क्षेत्रफल को इकाई वर्गों में क्यों व्यक्त किया जाता है? क्योंकि आप जब एरिया निकालते हो तो आपकी दो आइडेंटिटी इंक्लूड होती है, यानी लंबाई भी और चौड़ाई भी, और इन दोनों का ही आप क्या कराते हो? मल्टीप्लाई। तो इनकी यूनिट्स का भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए हम इसको इकाई वर्ग में व्यक्त करते हैं। यानी किसी भी नंबर का अगर आप 2 बार गुणा कराते हो तो वो नंबर आपका वर्ग में बदल जाता है। उदाहरण के लिए वर्ग सेंटीमीटर, अगर आपने लेंथ और ब्रेथ को सेंटीमीटर में लिया है तो क्षेत्रफल आपका वर्ग सेंटीमीटर आएगा। वर्ग मीटर, अगर आपने लेंथ और ब्रेथ को वर्ग मीटर में लिया है तो आपका क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर। नेक्स्ट है आपका वर्ग किलोमीटर, अगर आपने लेंथ और ब्रेथ को किलोमीटर में लिया हुआ है तो आपका क्षेत्रफल आएगा वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी कार्डबोर्ड भुजाओं को स्केल से नापेंगे। आपको क्या करना है? कार्डबोर्ड की जो भुजाएं हैं यानी कि जो साइड्स हैं उनको स्केल से नाप लेना है और इसके किनारों पर चिपकाए गए आवश्यक फीते, रिबन या टेप की लंबाई की गणना करनी है। ठीक है, विद्यार्थी कार्डबोर्ड के चारों ओर फीता, रिबन, टेप चिपका देंगे। आपको पहले स्केल से नाप लेना है, फिर उन चारों को जोड़ देना है। उसके बाद जितनी भी लेंथ आएगी उतनी लंबाई का आपको या तो फीता या तो रिबन या तो टेप ले लेना है और उसके चारों तरफ इसको चिपका देना है। नेक्स्ट बोला फीता, रिबन, टेप की कुल लंबाई ही कार्डबोर्ड का क्या है? परिमाप है। यानी आप जो इसकी साइड्स को, इसके किनारों को जोड़ते हुए आ रहे हो, इनको मैथमेटिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। परिमाप को इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। अगर आप इनकी भुजाओं को मिलीमीटर में लोगे तो परिमाप का यूनिट मिलीमीटर आएगा। अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो परिमाप का यूनिट सेंटीमीटर में आएगा। अगर आप मीटर में लोगे तो परिमाप का यूनिट मीटर में आएगा, और अगर आप किलोमीटर में यूनिट लोगे तो आपका परिमाप किलोमीटर में आएगा। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई ज्यामितीय आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी चारों साइड्स को जोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जब आप इन चारों को जोड़ोगे तो आपका आंसर ना तो 11 आएगा, ना तो 13 आएगा, ना तो 12 आएगा। आपका आंसर आएगा डी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो आप पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दर्शाया गया प्रत्येक वर्ग एक छोटा वर्ग इकाई का हो तो, यानी इसमें जितने भी आपको ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं, भले आपको इसमें नज़र ना आ रहे हो, ये सारे स्क्वायर्स आपके 1 यूनिट के हैं सारे के सारे। और आपसे बोला इनमें से सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ी आकृति कौन सी है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक, चूंकि ये सारे 1 के हैं तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4। ये भी सारे 1 के, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9। ये भी सारे 1 के, इनका टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 3। और ये भी सारे 1 के, इनका टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 5। तो चूंकि इन चारों में सबसे बड़ा नंबर है आपका 9, इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन बी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं हम अपनी अगली शीट पर, आपकी ईवीएस की वर्कशीट। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम में अपना नेम लिख देना है, क्लास आपको ऑलरेडी गिवन है, सेक्शन में आपको अपना सेक्शन लिख देना है, और रोल नंबर में आपको अपनी क्लास का रोल नंबर लिख देना है। यहाँ आपको गिवन है मोस्ट मैप्स कंटेन, ज़्यादातर जो मैप होते हैं आपके वो कंटेन करते हैं, यानी उनमें होता है एन एरो, एक तीर का निशान, मार्क्ड विद द लेटर एन, जो कि लेटर एन से मार्क कर रखा होता है, एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अपर राइट यानी अगर ये आपका पेज है तो इस पेज के अपर और राइट कॉर्नर यानी इस वाले कॉर्नर पे आपको एक ऐसा मार्क देखने को मिलेगा और इस पे एन लिखा हो। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये जो एरो है ये आपको बताती है उत्तर दिशा के बारे में। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसी लाइन को हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ, जब आपको नॉर्थ पता है, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, तो आप दूसरी डायरेक्शंस का भी पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन आपकी कौन कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो यहाँ पर ये आपको एक जगह का मैप दिया हुआ है, यहाँ पर ये मैप को समझने के लिए आपको हिंट्स दिए हुए हैं। तो ये आपको एरो दिख रही है, ये आपके ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है, और इस साइड आपकी ईस्ट डायरेक्शन पड़ती है, यहाँ पर आपकी वेस्ट डायरेक्शन पड़ती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको ये नॉर्थ ईस्ट दिख रही है, ठीक है। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आपको ये नॉर्थ वेस्ट दिख रही है। साउथ
और वेस्ट के बीच में आपको ये साउथ वेस्ट दिख रही है, और ईस्ट और साउथ के बीच में आपको ये साउथ ईस्ट दिख रही है। हम डायरेक्शन को हमेशा पोल को प्रायोरिटाइज करके पढ़ते हैं। तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की होगी तो हम नॉर्थ पहले पढ़ेंगे और ईस्ट बाद में पढ़ेंगे, हम ईस्ट नॉर्थ नहीं पढ़ सकते, ये आपका मेथड गलत हो जाएगा। हम हमेशा पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। और किसी भी मैप की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैप को 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जो इस लाइन में पढ़ेंगे वो आपके ईस्ट डायरेक्शन में होंगे, जो इस लाइन में पढ़ेंगे वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे, जो इस लाइन में पढ़ेंगे वो आपके साउथ डायरेक्शन में होंगे, और जो इस लाइन में पढ़ेंगे वो आपके वेस्ट डायरेक्शन में होंगे। और जो आपके नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में पड़ेगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, जो आपका नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में पड़ेगा वो आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, जो आपका साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में पड़ेगा वो आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, और जो आपका साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ेगा वो आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है, इसके हिसाब से हम इनकी जगह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैप के हिसाब से ये जो आपका ट्री है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये प्लेग्राउंड आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, स्कूल आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, ऑर्किड आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, विकास, शीला और करीम का घर आपका साउथ डायरेक्शन में है, शॉप आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, कम्युनिटी सेंटर आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, और पीओ ये आपका किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये भी आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। इस बीचों बीच वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में, इज द प्ले ग्राउंड इन द अबव मैप। प्ले ग्राउंड ऊपर दिए गए मैप में किस डायरेक्शन में है, क्या ये नॉर्थ में है, क्या ये नॉर्थ ईस्ट में है, क्या ये ईस्ट में है, या फिर ये नॉर्थ वेस्ट में है। तो हम चलते हैं फिर से अपने इसी मैप पर। एक बार आपसे इन्होंने बोला है प्ले ग्राउंड, तो हमने बताया था मैप को इक्वल 4 हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, और प्ले ग्राउंड आपका ये है, ये होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, और ये नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में पड़ रही है, इसलिए ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। इस हिसाब से आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल इन द अबव मैप। ऊपर दिए गए मैप में स्कूल किस डायरेक्शन में है। चलते हैं हम अपने ऊपर वाले मैप में और यहाँ स्कूल ढूंढते हैं। तो इसके हिसाब से आपको स्कूल ये दिया हुआ है, और अगर स्कूल इस डायरेक्शन में है तो ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी होती है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो इस हिसाब से सेकंड क्वेश्चन का आपका ना तो ए करेक्ट है, ना तो बी करेक्ट है, ना तो डी करेक्ट है, आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में, इज द ऑर्किड फ्रॉम विकास हाउस इन द अबव मैप। अब इन्होंने बोला है कि ऊपर दिए गए मैप में विकास हाउस, विकास के घर को आपको सेंट्रल मानना है, विकास के घर से किस डायरेक्शन में आपका ऑर्किड पड़ेगा। चलते हैं हम अपने मैप पर। तो मैप में सबसे पहले हम ढूंढते हैं विकास का घर। तो ये आपको विकास का घर दिख रहा है, आपको यहाँ से डायरेक्शन फाइंड करनी है, और इन्होंने आपसे ऑर्किड की डायरेक्शन पूछी है। तो विकास के घर से ऑर्किड की डायरेक्शन आपको कहाँ मिल रही है, आपको विकास के घर से ऑर्किड की डायरेक्शन मिल रही है ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए गलत हो जाता है, बी गलत हो जाता है, डी गलत हो जाता है। थर्ड का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्किल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज द ऑर्किड इन अबव मैप। अब इस पूरे मैप में जो ऑर्किड है वो आपका किस डायरेक्शन में है। चलते हैं हम अपने एक बार फिर से मैप पर। तो इक्वल 4 हाफ में इस मैप को डिवाइड कर देंगे। ऑर्किड आपका इस डायरेक्शन में है, ये है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये है आपकी साउथ डायरेक्शन, और ऑर्किड आपका साउथ और ईस्ट दोनों के ठीक बीच में पड़ रहा है, यानी ये आपकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये आपकी डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी गलत हो जाता है, सी गलत हो जाता है, डी गलत हो जाता है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। चलते हैं हम अपनी अगली शीट पर, जो कि आपकी अगेन हेस की है, बट ये आपको हिंदी में गिवन है। इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखना है, कक्षा आपकी ऑलरेडी गिवन है, विभाग में आपको अपना सेक्शन लिखना है, और अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। आपको दिया है, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक, यहाँ आप क्लियरली देख भी पा रहे होगे, ये ऊ लिखा हुआ है, ये उत्तर दिशा को दिखाता है, या आप यहाँ भी देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आपको उत्तर दिशा दिखाई गई है।
इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। अब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जो आपकी 4 बेसिक डायरेक्शन होती हैं वो होती हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा आपकी 4 अदर डायरेक्शन भी होती हैं, जो कि होती हैं आपकी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। को एक मैप दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसकी डायरेक्शन के हिसाब से इसकी पोजीशंस बताइए, तब आप क्या करेंगे, मैप को ठीक 4 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो जो इस लाइन में पड़ेंगे वो सारे ईस्ट के होंगे, जो इसमें पड़ेंगे वो सारे उत्तर दिशा में होंगे, ये वाले सारे आपके पश्चिम दिशा के होंगे और ये सारे आपके दक्षिण दिशा के होंगे। लेकिन जो इस वाले एरिया में आपके पड़ते हैं ये आपकी एरिया हो जाती है उत्तर पूर्व, ये आपकी एरिया हो जाती है उत्तर पश्चिम, ये आपकी एरिया हो जाती है दक्षिण पश्चिम और ये एरिया आपकी हो जाती है दक्षिण पूर्व। किसी पर्टिकुलर जगह के रेफरेंस में आपसे किसी दूसरी की डायरेक्शन पूछते हैं, तब आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जगह को ही हम सेंट्रल पॉइंट मान लेंगे और वहां से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में खेल का मैदान किस दिशा में है, उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है या पश्चिम में है। चलते हैं हम अपने मैप पर, वहाँ फाइंड आउट करते हैं अपने खेल का मैदान। तो यहाँ पर ये आपको खेल का मैदान दिया हुआ है और इस मैप को हम 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो खेल का मैदान है ये पूर्व और उत्तर दिशा के ठीक बीच में पड़ रहा है, यानी ये दिशा होती है आपकी उत्तर पूर्व। तो इसलिए आपके प्रश्न 1 का ऑप्शन ब करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त मानचित्र में विद्यालय किस दिशा में है। तो आप मानचित्र पर चलते हैं और विद्यालय ढूंढते हैं, पर आपको विद्यालय ये दिया हुआ है। पर अगेन हम इस मैप को 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका मैप है इसमें जो विद्यालय है ये आपका कौन सी दिशा में पड़ रहा है, ये आपका पड़ रहा है पूर्व दिशा में। यानी सेकंड क्वेश्चन का आपका दक्षिण गलत हो जाता है, उत्तर गलत हो जाता है, पश्चिम गलत हो जाता है, आपका ऑप्शन सी पूर्व करेक्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, उपरोक्त मानचित्र में विकास के घर से फलोद्यान किस दिशा में है। आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है विकास का घर और इससे पता लगाना है फलोद्यान किस दिशा में है। तो फिर से हम चलते हैं अपने मैप पर। यहाँ पर आप ढूंढेंगे सबसे पहले विकास का घर और ढूंढेंगे अपना ऑर्किड या फलोद्यान। तो यहाँ पर आपने देखा ये है आपके विकास का घर और ये है आपका ऑर्किड। हम क्या करेंगे, विकास के घर को सेंट्रल पॉइंट मानेंगे और चारों डायरेक्शन में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण बना देंगे। तो जब आपने देखा कि विकास के घर से जो फलोद्यान है ये पड़ रहा है आपका पूर्व दिशा में, थर्ड का आपका ए गलत हो जाता है, बी गलत हो जाता है, डी गलत हो जाता है, आपका थर्ड का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त मानचित्र में फलोद्यान किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व या दक्षिण पश्चिम। चलते हैं हम अपने मानचित्र में और पता लगाते हैं फलोद्यान। ये आपका मानचित्र है और यहाँ पर ये आपको फलोद्यान दिया हुआ है। हम अपने मैप को फिर से 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया आपका दक्षिण। तो आपका जो फलोद्यान है वो पड़ रहा है आपका पूर्व और दक्षिण के ठीक बीच में, यानी कि फलोद्यान आपका कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व के बीच में। इस हिसाब से आपके फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाता है, सी गलत हो जाता है, डी गलत हो जाता है। आपके इनका ऑप्शन आ सही है, आप ऑप्शन आ को सर्किल कर देंगे। आई होप ये शीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।